ये तो हम जानते हैं ना कि दर्पण से आगे जितनी दूरी पर बिंब रखा होगा, दर्पण से पीछे भी तो उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। सही है। मैंने केवल ये केस लिया था जिसमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिंब का काम कर रहा है m1 के लिए, फिर m1 का प्रतिबिंब काम कर रहा है m2 के लिए बिंब की तरह, फिर m2 का प्रतिबिंब काम कर रहा है m1 के लिए बिंब की तरह, फिर m1 का प्रतिबिंब काम कर रहा है m2 के लिए बिंब की तरह, और ऐसे इमेजेस बन रही हैं। तो जो भी समांतर किरणें आएंगी उसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि वो फोकस पे मिलाएगा हमेशा। तो एक तरीका तो यह है कि आप परवलयाकार मिरर यूज कर लो, तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और आपको हमेशा फोकस के ऊपर सारी किरणें मिल जाएंगी। एक तरीका तो ये। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है। जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन। स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाएंगे, दो समतल दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण। तो दो समतल दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण। चलिए इसको शांति से देखना, शांति से सीखना, फोकस के साथ। इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। दो प्लेन मिरर से अपन इमेज बना रहे हैं, तो इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। टू प्लेन इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर। अच्छा, दो प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा मान लो कि एक मिरर ऐसे है, फर्स्ट मिरर, और इस मिरर पे अपन ने पॉलिश किया हुआ है इस तरीके से। और दूसरा मिरर जो है वो इसके सामने है, और इस पर जो पॉलिश है वो ऐसे है। मान लेते हैं कि एक मिरर m1 है, एक मिरर m2 है। तो लेट अस सपोज दिस मिरर इज m1 एंड दिस मिरर इज m2। ठीक है, इन दोनों मिरर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस इज d, है ना, उस दूरी को अपन d मान लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इन दोनों के बीच में, मतलब एक बिंब रख रहे हैं एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में। यहां पे अपन ने कोई बिंब रख दिया, यहां बिंब रख दिया। ये इससे x दूरी पर है, ऐसे लिख दूं क्या, ये इससे सिंपल ऐसे x दूरी पर है और ये दूरी y है। मतलब मिरर m2 से ये y दूरी पर है और मिरर m1 से ये x दूरी पर है। तो x प्लस y किसके बराबर है, d के बराबर है, ऐसा हम बोल रहे हैं। शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम किसी एक मिरर से इमेज बनाना शुरू करते हैं। तो मान लो इस ऑब्जेक्ट O से दो किरणें अपन ने भेजी मिरर m1 के लिए। तो दो किरणें भेजी ऐसे मिरर m1 के लिए, एक किरण ऐसे गई, एक किरण ऐसे गई। ये दोनों किरणें मिरर m1 पर आपतित किरणें हैं। और मिरर m1 से ये कहां पर आपतित हो रही हैं, मिरर m1 पर ये कहां से आपतित हो रही हैं, तो सर ये O से आपतित हो रही हैं। तो मिरर m1 के लिए जो बिंब है उसकी तरह काम कौन कर रहा है, O कर रहा है। ठीक है, क्या आपको इसका रिफ्लेक्शन करना आता है, क्या आपको इसका परावर्तन करना आता है? सर बिल्कुल आता है। इस पॉइंट पे आया तो इस पॉइंट पे अपन एक नॉर्मल बनाएंगे, उस नॉर्मल से जितना एंगल बनाती हुई आई है उतने ही एंगल पे चली जाएगी।
हम एक नॉर्मल बनाएंगे, जितना एंगल बनाती हुई आई है उतने एंगल पे चली जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, तो पीछे जबरदस्ती इसको मिलाना पड़ेगा, तो पीछे जबरदस्ती मिलाएंगे तो यहाँ कहीं मिलेगी, ऐसे यहाँ इसकी इमेज बनेगी। अच्छा एक बात बताओ, x डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट था तो x डिस्टेंस पीछे ही इमेज बनेगी। ये तो हम जानते हैं ना कि दर्पण से आगे जितनी दूरी पर बिंब रखा होगा, दर्पण से पीछे भी तो उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। सही है, तो ये I1 जो है इसकी इमेज हो गई x दूरी के ऊपर। ठीक है, अब आप ऐसे देखो कि ये प्रकाश किरणें जो यहां से परावर्तित होकर के गई हैं, ये परावर्तित किरणें इस मिरर M2 के लिए आपतित किरणों का काम कर रही हैं। सही है, और अगर मैं केवल इस दर्पण M2 के बारे में सोचूं तो दर्पण M2 पर जो आपतित किरणें आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं, वो I' पे आ रही हैं। तो दर्पण M2 के लिए बिंब का काम कौन कर रहा है, दर्पण M2 के लिए बिंब का काम कौन कर रहा है, सर I1 कर रहा है। तो I1 इस दर्पण के लिए प्रतिबिंब है और इस दर्पण के लिए बिंब है। अच्छा, क्या हम कर सकते हैं इसका रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, पॉसिबल है, हम इसका रिफ्लेक्शन कर पाएंगे क्या, चलो करके देखते हैं, क्या पता हम कर पाए। तो रिफ्लेक्शन करना कौन सा बड़ा काम है, वो तो बड़ा आराम से हो जाएगा। कैसे होगा, जितने एंगल पे आई है यहाँ पे आप नॉर्मल बनाओगे, जितने एंगल पे आई है उतने में वापस चली जाएगी, जितने एंगल पे आई है उतने में वापस चली जाएगी। सही है, अब मिरर M2 से टकरा करके जो प्रकाश किरणें गई हैं वो आगे तो कहीं मिल नहीं रही, पीछे मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगी, यहाँ पे, तो यहाँ इसकी इमेज बन जाएगी। तो इस दर्पण ने जो इमेज बनाई वो कहां पे बनाई, यहां पे बनाई। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो ये कितनी दूरी पर बनेगा, सर इस दर्पण के लिए बिंब कितनी दूरी पे रखा है, सोचो इस दर्पण के लिए बिंब कितनी दूरी पे रखा है, सर x प्लस वाई, मतलब 2x प्लस वाई, तो इससे ये कितनी दूरी पर रखा है, 2x प्लस वाई पे, तो प्रतिबिंब भी आगे कितनी दूरी पर बनेगा, 2x प्लस वाई पे। सही तो है, हेलो, इस दर्पण से बिंब जितनी दूरी पर रखा है, बिंब कौन है इस दर्पण के लिए, I1 है, तो I1 जितनी दूरी पर रखा है प्रतिबिंब भी तो पीछे उतनी दूरी पर बनेगा, तो 2x प्लस वाई दूरी पर रखा है तो 2x प्लस वाई पे बनेगा। सही है, अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये जो किरणें गई है ये M2 के लिए तो परावर्तन है, पर M1 के लिए आपतित हो गई फिर से, तो M1 के लिए आपतित हो गई, तो अब नॉर्मल नॉर्मल बना करके वापस से प्रतिकर्षण कराओ, अब वापस से परावर्तन कराओ, तो टकरा करके ऐसे परावर्तित होगी, ये टकरा करके ऐसे परावर्तित होगी, जगह छोटी पड़ रही है। अच्छा, तो ये परावर्तित किरणों को पीछे कहीं मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगी, ऐसे कहीं मिलेगी। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये जो किरणें परावर्तित होकर गई हैं वो तो ठीक है, आपतित किरणें कहाँ से आ रही थी, सर आपतित किरणें इस I2 से आ रही थी, तो I2 इसके लिए प्रतिबिंब का काम कर रहा था, पर ये I2 अब M1 के लिए किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा। तो M1 से I2 कितनी दूरी पर है, सर x प्लस वाई, 3x प्लस वाई दूरी पर है, तो 3x प्लस वाई दूरी देखो ना, ये जो I2 है ये इस दर्पण से कितनी दूरी पर है, x प्लस वाई जोड़ दो इसके अंदर, तो 3x प्लस वाई दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब जो इधर बनेगा वो भी कितनी दूरी पर बनेगा, 3x प्लस 2y दूरी पर बनेगा। अच्छा, अब ये जो परावर्तित किरणें गई हैं ये परावर्तित किरणें जाकर के इससे टकराएंगी, इसके लिए आपतन बिंदु की तरह काम करेगी, आपतित की तरह काम करेगी। अच्छा, वापस से ये क्या करेगा, उन किरणों का फिर से प्रतिबिंब बनाएगा, तो आगे एक और प्रतिबिंब बनेगा, I4 या I3 बना था, ऐसे ही I4 बनेगा। क्या मुझे बता सकते हो I4 कितनी दूरी पर बनेगा, ये जो किरणें आ रही हैं इनके लिए बिंब का काम कौन कर रहा है, I3 कर रहा है, तो I3 इससे कितनी दूरी पर है, सर ये है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई में x प्लस वाई जोड़ो, 4x प्लस 3y, तो 4x प्लस 3y दूरी पर ही आपकी वो वाली इमेज बनेगी।
ऐसे। फिर क्या होगा, फिर वापस से वो इसके लिए परावर्तन, इसके लिए तो परावर्तित किरणें हो गई, इसके लिए आपतित किरणें हो जाएंगी। ऐसे ये आपस में खेलते रहेंगे और कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो दो दर्पण अगर आपने एक दूसरे के समांतर इस तरीके से रख दिए, बीच में आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, अनंत किरणें, अनंत बार प्रतिकर्षण, सॉरी अनंत बार परावर्तन होता रहेगा और अनंत प्रतिबिंब यहाँ पर बने। गॉट इट? फटाफट से बना लो, जैसे भी बनाना है फिर आगे लिख। मैं सिंपल भाषा में ऐसे बोलूं क्या कि जो M1 के लिए प्रतिबिंब की तरह काम कर रहा है, वो M2 के लिए बिंब की तरह काम कर रहा है। सिंपल सी बात ये है। लिख लो फटाफट, जल्दी बना लो इसको। है ठीक है, शांति, बढ़े आगे, चलो। अच्छा इधर देखो अब कैसा बोले, M1 M2 समझने की कोशिश करना। M1 ने इमेज कितने डिस्टेंस पे बनाई थी, M1 के सामने बिंब रखा था X पे, इसने इमेज बनाई थी X पे, तो M1 के सामने बिंब रखा गया X पे, तो इसने इमेज बनाई X पे। जब ये X वाली इमेज इधर गई, मतलब ये जो इमेज थी ये इसके लिए काम करी सेकंड वाले के लिए प्रतिबिंब की तरह, तो इसने फिर इमेज कहां पे बनाई, इसने फिर इमेज कहां पर बनाई, इसने इमेज बनाई 2x प्लस वाई पे, तो इसने इमेज बनाई 2x प्लस वाई पे। क्या 2x प्लस वाई को मैं सिंपल ऐसे बोल सकता हूँ x प्लस डी या d प्लस एक्स? चेक कर लो, d क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो d प्लस एक्स, इसके लिए जो प्रतिबिंब था वो कहां पर था, यहां से यहां तक की दूरी, सॉरी इसके जो बिंब था वो कहां पर था, यहां से यहां तक की दूरी प्लस ये था ना इसके लिए बिंब, तो I1 कितनी दूरी पर है, x प्लस ये वाली दूरी, ये वाली दूरी तो d है। अच्छा, फिर इसने जो प्रतिबिंब बनाया वो कहां पे बनाया, इसने जो प्रतिबिंब बनाया वो कहां पर बनाया, x प्लस डी, इसका जो प्रतिबिंब था वो इसके लिए बिंब का काम कर रहा था, तो इसने जो प्रतिबिंब बनाया वो कहां बनाया, 3x प्लस 2y पे बनाया। मतलब आप कह सकते हो कि x प्लस 2x प्लस डी पे बनाया, 2x प्लस डी पे बनाया, चेक कर लो। इसने जो प्रतिबिंब बनाया वो कितने बनाया, 2x प्लस 2y पे, कहां बनाया था इसने, सेकंड, इसका प्रतिबिंब ये रहा 2x प्लस वाई पे था, ये 2x प्लस वाई, ये जो 2x प्लस वाई था, इस 2x प्लस वाई का प्रतिबिंब यहां बना 2x प्लस वाई के ऊपर, ऐसे। तो आप कह सकते हो कि ये इस तरीके से काम कर रहा है कि ये अपन इसको 3x प्लस 2y, नॉट 2x प्लस वाई, 3x प्लस 2y, बिकॉज यहाँ देखो ये जो आपका फर्स्ट था इसका प्रतिबिंब यहाँ बना था, फिर इसने बिंब का काम किया था, तो ये कितने डिस्टेंस पर था, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का था, जिसको हम बोल सकते हैं 3x प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y पे ये बना था, 3x प्लस 2y को आप d प्लस 2x भी कह सकते हो, ऐसे। तो जो मैं चीज ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूँ, बस ये ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूँ कि एक x एक्स्ट्रा जुड़ता जा रहा है, अगर आप उसको फील कर रहे हो तो केवल एक x जो है वो एक्स्ट्रा ऐड होता हुआ चल रहा है, दैट्स इट, इतनी सी चीज, x या d, d नॉट x, x प्लस 2d होगा ना ये, नॉट dx प्लस 2y, इट विल बी x प्लस 2d। बताऊँ कैसे, 3x प्लस 2y को ऐसे लिखो ना, x प्लस 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y क्या है, x प्लस y का डबल, मतलब d का डबल, तो x प्लस 2d, अब ठीक है। अच्छा इसके बाद इसने इमेज कहाँ पे बनाई थी, चेक करो, इसने इमेज कहाँ पे बनाई थी, 3x प्लस 2y की इमेज कहाँ बनी थी, सर ये जो 3x प्लस 2y थे ना, ये अगले वाले के लिए M2 के लिए बिंब का काम कर रहा था, तो ये जो इमेज बनाएगा ये कितनी दूरी पे बना रहा था, 4x प्लस 3y पे, तो ये इमेज बना रहा था 4x प्लस 3y पे, 4x प्लस 3y का मतलब हो गया x प्लस 3d पे। अब आप खुद समझ सकते हो कि अगला कब बनाएगा, x प्लस 4d पे, उसका अगला कब बनाएगा x प्लस 5d पे, उसका अगला कब बनाएगा, ऐसे चलता जाए, तो ऐसे मल्टीपल इमेजेस बन सकते हैं।
क्या हमने सारे केस कवर कर लिए या कुछ रह गया? क्या हमने सारे केस कवर कर लिए या कुछ रह गया? कुछ रह गया या सारे केस हो गए कवर? जितनी इमेजें बन सकती थी हमने सोच लिया, कुछ रह गया है? कितने बच्चों को लगता है कुछ रह गया है? कुछ मिस कर दिया सर आपने? रे ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री का बहुत बड़ा खेल है, तो अगर इस क्लास में तुम अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाओगे तो मैं उस लेवल तक लेके नहीं जा पाऊंगा क्लास को। आप अगर कभी भी इस टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो सिंपल सा आपको ये बता दिया जाता है कि दो मिरर अगर एक दूसरे से इतने एंगल पर हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, इससे नंबर ऑफ इमेज निकल करके आ जाएगी। पर हम एक अलग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई नीड योर इन्वॉल्वमेंट। क्या कोई चीज है जो मिस हुई है, किसी को लग रहा है? हाँ संजना बताओ, क्या मिस हुआ है? हम्म। इसमें कुछ मिस हुआ है क्या, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ मिस किया है क्या? चलो छोड़ो, इधर देखो, मैंने केवल ये केस लिया था जिसमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिंब का काम कर रहा है M1 के लिए, फिर M1 का प्रतिबिंब काम कर रहा है M2 के लिए बिंब की तरह, फिर M2 का प्रतिबिंब काम कर रहा है M1 के लिए बिंब की तरह, फिर M1 का प्रतिबिंब काम कर रहा है M2 के लिए बिंब की तरह, और ऐसे इमेजेस बन रही हैं। हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि यहां से किरणें जाएं इसके ऊपर, यहां से किरणें जाएं इसके ऊपर, तो y दूरी से प्रतिबिंब आ रहा है, y दूरी से किरणें आ रही हैं, तो ये इस प्रकार से परावर्तन करेगा कि y दूरी पर ही प्रतिबिंब बने। फिर ये जो y दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, ये इसके लिए बिंब का काम करेगा। फिर ये इसका प्रतिबिंब ऐसे, इसका परावर्तन ऐसे करेगा कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अगले के लिए बिंब का काम करेगा, और ये चलता रहेगा। क्या इस केस को हमने मिस किया था क्या? ये भी तो एक सेकंड पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी कैसे है? कि M2 पर बिंब y दूरी पर है, तो M2 के लिए ये बिंब y दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब y दूरी पर बनेगा, ठीक है। फिर M1 के लिए ये कितनी दूरी पर हुआ, d प्लस वाई, तो ये इसका प्रतिबिंब कहां बनाएगा, d प्लस वाई पे, ये इसका प्रतिबिंब बनाएगा d प्लस वाई पे। फिर सही है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? फिर ये जो d प्लस वाई पे इसने प्रतिबिंब बनाया है, समझना, ये जो इसने d प्लस वाई पर प्रतिबिंब बनाया है, ये फिर अगले के लिए बिंब का काम करेगा। देखो आराम से देखो, ये y है, इस y का प्रतिबिंब बना यहां पर, ये प्रतिबिंब इसके लिए बिंब का काम कर रहा है, कितनी दूरी पर है, d प्लस वाई पे है, ये d प्लस वाई पे है, इधर आ जाओ। अब ये d प्लस वाई पर इधर प्रतिबिंब बनाएगा, ये प्रतिबिंब फिर वापस उसके लिए बिंब का काम करेगा। इस तरीके से कहानी चलती रहेगी, इस तरीके से खेल चलता रहेगा, और ये खेल आपको समझ में आना जरूरी है। वापस समझाओ, ये y डिस्टेंस पर है, इस y डिस्टेंस से किरणें निकली, टकराई, टकरा के ऐसे गई, तो किरणें जो टकरा करके ऐसे गई हैं, वो किरणें टकरा करके ऐसे गई, तो प्रतिबिंब, ये परावर्तित किरणें हो गई, और ये इसके लिए बिंब का काम कर रही हैं।
इसके लिए बिंब का काम करें, फिर ये ऐसे टकराएंगी, टकरा के यूं जाएंगी, जब टकरा के ऐसे जाएंगी तो कहाँ जाके मिल रही होंगी पीछे, ये इससे कितनी दूरी पर है, d प्लस वाई, तो यहां से d प्लस वाई पर ही आपका बिंब होगा, तो ये इसकी इमेज बनाएगा d प्लस वाई पे, ठीक है, m1, ठीक है। अब d प्लस वाई इससे कितनी दूरी पर है, सोचो, d प्लस वाई इससे कितनी दूरी पर है, दिमाग लगाओ, d प्लस वाई इससे कितनी दूरी पर है, तो d प्लस वाई इससे जितने डिस्टेंस पे, उतने डिस्टेंस पे वापस उसकी इमेज उधर बनेगी, और इस तरीके से ये परावर्तन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक बार अपनी कॉपी में इस वाले परावर्तन को बना के देखो सब लोग, बिना देखे, हाँ? बना के देखो, इस वाले परावर्तन को बना के देखो, चालू हो जाओ। कोई एक छोटा सा बना के देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। हो गया आइडिया, बोलो। अनम्यूट करो, बोलो। गुड मॉर्निंग। दर्पण की लंबाई पर निर्भर नहीं करेंगे, बताता हूँ क्यों। मैं अनंत क्यों बोल रहा हूँ, है ना, मैं कितने बनेंगे वो अनंत बनेंगे, अनंत क्यों बोल रहा हूँ, आप ऐसे समझो, यहां से दो किरणें मैंने ऐसे भेजी, दो किरणें ऐसे भेजी, इतने से में ही मैं अनंत किरणें भेज सकता हूं, अनंत किरणें भेज सकता हूं, अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे, अनंत बार वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो सकते। हाँ, रेस्ट्रिक्शन भी आएगा, चिंता मत करो, रेस्ट्रिक्शन भी आएगा, वो अभी थोड़ी देर में उसका वो वाला केस भी आएगा, जब दोनों मिरर ऐसे किसी एंगल पे होंगे ना, तो फिर रेस्ट्रिक्शन आएगा, फिर देखेंगे उस। बन गया सबसे, अब फीलिंग आ गया, मेरे बताने की जरूरत तो नहीं है। मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर इससे y दूरी पर बिंब रखा है तो y दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, इसके लिए फिर y प्लस डी दूरी पर बिंब है तो ये y प्लस डी दूरी पर प्रतिबिंब बनाएगा, इसके लिए फिर y प्लस 2d दूरी पर रखा हुआ है। मैं ये समझाना चाह रहा था आपसे, खुद से करवाने का लॉजिक मेरा यही था कि आप इस चीज को फील करो। फिर इसके लिए y प्लस 2d पे है तो फिर ये इसके लिए y प्लस 3d पे होगा, फिर इसके लिए y प्लस 4d पे होगा, फिर इसके लिए y प्लस 5d पे होगा, ऐसे इमेजेस बनती हुई चली जाएंगी। एंड आई होप जो मकसद था वो पूरा हो चुका है और आपको समझ आ गया है कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। डन एवरीवन, क्लियर? चलो अब दो मिरर को किसी एंगल पे रखते हैं जो वास्तव में सवाल पूछे जाते हैं। जब दो दर्पण, जब दो दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर रखे हों, ध्यान से सीखना, आप लॉजिक समझ रहे हो, एडवांस का सवाल निपटाने में बहुत मदद होगी इससे। जैसे दो मिरर से मान लो ऐसे एक दूसरे से
ऐसे एक दूसरे से किसी एंगल पे रखे हुए हैं। हम सिंपल कर देते हैं थोड़ा सा एंगल्स को, ऐसा मान लो, ऐसे रखे हुए। डन है, पक्का। एक बिंब रखा हुआ है आपका यहां पर, यहां पर बिंब रखा हुआ है। ये दो दर्पण है M1 और M2, जो एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं, और ये बिंब रखा हुआ है ऑब्जेक्ट यहां पर। मान लो केंद्र से कैपिटल R दूरी पर ये बिंब रखा हुआ है। इसकी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी ये अपन को बताना है। ठीक है, ये सवाल है। वैसे तो हर कोई इसके फॉर्मूले बता देता है कि ये फॉर्मूला इससे कर लो, उसमें केसेस बनते हैं फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले से कर लो, बात खत्म। हम थोड़ा सा फीलिंग लेने की कोशिश करते हैं, ताकि कल को कोई सवाल ऐसा आ जाए, अटक जाए एकदम से, कोई ऐसा सवाल आ जाए इसमें फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व। चलिए शुरू करते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है, ये जो एंगल बन रहा है ये बीटा है। ना हमको सवाल में अल्फा दिया होगा, ना हमको सवाल में बीटा दिया होगा, दे तो अच्छी बात है, हमें तो बस थीटा दिया होगा। हम एक काम करते हैं, इस सवाल को अप्रोच करने के लिए एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। मान लो ये सर्किल ड्रॉ कर लिया, सबका ध्यान बोर्ड पे ना, ये सर्किल ड्रॉ कर लिया अपन ने एक, ऐसे ही सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए, मजा आएगा आपको इसमें बहुत। ये ऑब्जेक्ट, स्टार्ट करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से M2 से कितने एंगल पे, अल्फा पे, तो इसकी इमेज कितने एंगल पे बनेगी, अल्फा पे बनेगी। ठीक है, तो इसकी इमेज ऐसे बन जाएगी अल्फा दूरी पे, ऐसे अल्फा एंगल पे इमेज बन जाएगी। तो पहली इमेज बनी अल्फा पे, मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये अल्फा एंगल दूर है M2 से, तो अल्फा एंगल पे इमेज बन जाएगी। अच्छा, अब ये I1 जो है ये प्रतिबिंब का, ये प्रतिबिंब है M2 के लिए, और ये बिंब है M1 के लिए। तो M1 बोलते हैं क्या, ज़्यादा ठीक रहेगा ना, पहले ही पढ़ रहा है ना अपन, इससे शुरू कर रहे हैं तो मैं इसको M1 बोल देता हूँ, कंफर्टेबल रहेगा बोलने में। तो M1 के लिए ये I1 सही रहेगा, मैच करेगा। M1 के लिए I1 बिंब का काम कर रहा है, और I1 M2 के लिए प्रतिबिंब का काम करेगा। हेलो, गेटिंग माय पॉइंट? सेम वैसे ही है ना। तो ये M2 से कितनी दूरी पर है आपका I1, कितनी दूरी पे है, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, तो इससे कितनी दूरी पर इसकी इमेज बनेगी, थीटा प्लस अल्फा पे इसकी इमेज बनेगी। इस I1 की इमेज ये I2 जो है, ये M2 जो है वो कितने एंगल पे बनाएगा, थीटा प्लस अल्फा पे बनाएगा, ऐसे मैं बोल रहा हूं। डन। अब ये I2 इस M1 से कितनी दूरी पर हो गया, चेक करो, इस M1 से कितनी दूरी पे हो गया, थीटा प्लस अल्फा, तो ये हो गया प्लस थीटा, तो 2 थीटा प्लस अल्फा, तो ये 2 थीटा प्लस अल्फा पे इसकी इमेज बनाएगा वापस से। ठीक है, अब ये M2 से कितनी दूरी पर हो गया, 2 थीटा प्लस अल्फा, तो यहां तक प्लस थीटा,
3 थीटा प्लस अल्फा, तो ये इससे 3 थीटा प्लस अल्फा पे इमेज बनाएगा। अब ये इससे कितनी दूरी पे हो गया? 4 थीटा प्लस अल्फा। चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मतलब M1 ने इमेज बनाई, वापस समझ लो बेटा, M1 ने इमेज बनाई अल्फा पे, उसने M2 के लिए बिंब का काम किया, तो M2 ने इमेज बना दी थीटा प्लस अल्फा पे। जब इसने M1 के लिए वापस बिंब का काम किया, तो ये इमेज M1 से कितनी दूरी पे हो चुकी थी? 2 थीटा प्लस अल्फा पे, तो इसने इसकी इमेज बना दी 2 थीटा प्लस अल्फा पे। फिर वापस से ये काम किया 3 थीटा प्लस अल्फा, वापस चला 4 थीटा प्लस अल्फा, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। पक्का एवरीवन? अब तुम्हारी शक्लें देख लो एक बार, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? हाँ है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? ये जो इमेज बनाए ना, ये जो ऑब्जेक्ट बनाए, देखो अगर ये, ध्यान सुनना, ये इमेज यहाँ बनती है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इमेज यहाँ बन जाएगी। ये इमेज यहाँ बनती मान लो, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, इमेज यहाँ बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज यहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इमेज यहाँ बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई भी इमेज इस 180 के मार्क को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इमेज इस 180 के मार्क को क्रॉस कर गई, इधर आ गई, तो उससे इसके ऊपर किरणें कैसे जाएंगी? तो यहां पे कंडीशन है कि ये एंगल तब तक चेक करना है कि ये 180 से पार नहीं जाने चाहिए, 180 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तभी ये काम कर पाएगा। अगर 180 को क्रॉस कर दिया तो फिर वो एक दूसरे के लिए बिंब प्रतिबिंब की तरह काम करना बंद कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो यहां आपको कब तक काउंट करना है? यहां आपको कब तक काउंट करना है? जब तक कि 180 क्रॉस नहीं हो रहा हो, बस आपको तब तक ही काउंट करना। हेलो, शॉर्ट है? अच्छा, एक चीज और, ये तो आपने ऐसे किया सर, मैं ऐसे भी तो सोच सकता था कि जो सर्किल हमने बनाया, हम इसका उल्टा भी तो सोच सकते थे। कैसे? देखना, सबका ध्यान बोर्ड पे। एक केस मिस कर दिया अपन ने, पता है तुम्हें? हमने एक केस मिस कर दिया। हम्म, कौन सा केस रह गया? क्या आपने ये सोचा कि हम ये भी तो दिमाग लगा सकते थे कि M2 से ये कितनी दूरी पर है? बीटा पर। तो M2 से ये बीटा दूरी पर है, तो ये इसकी इमेज I1 बीटा दूरी पर बनाएगा, ऐसे। फिर इससे दूर होगा थीटा प्लस बीटा पे, तो इसकी इमेज ये बनाएगा थीटा प्लस बीटा पे। फिर ये इससे दूर होगा, ये इससे दूर होगा 2 थीटा प्लस बीटा, तो ये फिर से इसकी इमेज बनाएगा 2 थीटा प्लस बीटा पे, चलता रहेगा। तो अगर M2 से हम ये मान के चलें कि M2 से बीटा दूरी पे था और इमेज बनी, तो ये बनाएगा बीटा प्लस थीटा पे, फिर ये बनाएगा 2 थीटा प्लस बीटा पे, फिर ये बनाएगा 3 थीटा प्लस बीटा पे। ये वाला केस भी चलेगा, तो ये वाला केस भी चलेगा भाई, सही है? हाँ, इसमें भी एक कंडीशन है, वही लास्ट में 180 से छोटा रखना है, 180 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर 180 को क्रॉस कर जाएगा तो फिर पंगा हो जाएगा, फिर ये पॉसिबल है। 180 शुड नॉट बी क्रॉस। अच्छा, तो क्या अब आपको फंडामेंटली ये बात समझ में आई है कि अगर दो मिरर किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे होते हैं तो हम कैसे चेक करते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? सब प्रैक्टिकली कर पाओगे किसी भी कॉम्प्लेक्स सवाल के अंदर। पर अगर मान लो
जैसा कि जेईई मेन का नेचर है कि उसमें कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं आते हैं, उसमें बहुत सिंपल सवाल आएंगे, तो हम उसके लिए यस फॉर्मूला याद कर सकते हैं। डायरेक्ट कैप्सूल दे रहा हूँ, आप उससे सवाल कर सकते हो, बट अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आप एग्जाम में अटक जाते हो, तो फिजिक्स आपको अच्छे से आती है, आप जेईई एडवांस के किसी अच्छे सवाल के अंदर अच्छी फिजिक्स लगा के कर सकते हो। फॉर्मूला देखें, लिखिए, फिर कैप्सूल्स लिखिए अब। मान लो 2 मिरर हैं, एक दूसरे से थीटा एंगल पर है। सबसे पहला काम क्या करोगे, नंबर ऑफ इमेजेस देखने हैं अपन को ना, प्रतिबिंब की संख्या। अच्छा, प्रतिबिंब की संख्या के लिए कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करोगे, 360 में थीटा का भाग लगाओगे, 360 में थीटा का भाग लगाओगे और चेक करोगे संख्या कैसी आ रही है। 360 में आपने थीटा का भाग लगाया और सम संख्या आ रही है, इवन नंबर आ रहा है। 360 में आपने थीटा का भाग लगाया और सम संख्या आ रही है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस की वैल्यू होगी n, वो होगी 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ये वैल्यू होगी, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसे और अगर आपने 360 में थीटा का भाग लगाया और विषम संख्या आ रही है, ऑड नंबर, तो फिर यहां से दो केस बनते हैं, यहां से दो केस बनते हैं। केस नंबर 1 ये है कि अगर बिंब थीटा बाय 2 पर रखा है, मतलब बिंब ठीक बीच में रखा है, ठीक बीच में, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। अभी अपन केसेस देख लेंगे। एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बीच में रखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में रखा हुआ है, तो उसके लिए फिर एन की वैल्यू का फॉर्मूला होगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1। सेम ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, ठीक है। और अगर किसी और कोण पे रखा है, एनी अदर, तो फिर एन का फॉर्मूला होगा 360 अपॉन थीटा। लिख लो, मैं इसको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ, पहले आराम से कॉपी कर लो। और नीट वाले बच्चे तो खासकर इसको याद कर ही लेना, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में इसको याद कर लेना। अच्छा, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो दो मिरर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री हो, ऐसे दे रखा हो कि दो मिरर्स एक दूसरे से 60 डिग्री पर रखे, मान लो ये एंगल 60 डिग्री है, तो क्या करोगे, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, चेक करो। आपने 360 अपॉन 60 करके देखा, वैल्यू आ गई 6। 6 कैसी संख्या है, सम है विषम है, सम है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, आंसर। अच्छा सर, हमको ऐसे नहीं करना, हमको तरीके से करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये एंगल 10 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री, चेक करना शुरू करो, स्टार्ट करो। ये 10 डिग्री पे बनाएगा तो वापस से प्रतिबिंब 10 डिग्री बनेगा, अगले के लिए 70 डिग्री है, फिर 70 पे बनेगा, ऐसे करके चेक करते हो। बस याद रखना कि इसकी लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे 180 डिग्री तक ही आपको चेक करना है,
उसके आगे नहीं। तो ऐसे आप खुद काउंट करोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 आएंगी। खुद भी करके देख सकते हो। आज क्लास के बाद थोड़ा समय देना, खुद से करके ट्राई कर लेना। ओके, बाकी टाइम इतना वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सर कभी कभी अच्छा वो एक एग्जांपल आपको इवन वाला भी दे दें, ये वाला भी दे दें, तो आप खुद करके देख लो। दो अगर ऐसे हैं, दो मिरर अगर ऐसे हैं, एक दूसरे से 120 डिग्री पर है, थीटा 120 है, तो 360 अपॉन 120, 3 आ गया। 3 कैसी संख्या है? ऑड है। यहाँ हम फंस गए। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी। अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में है ऐसे 60 डिग्री पे, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला 360 अपॉन थीटा -1, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी। और अगर ऐसे सर्टेन किसी एंगल पे हो, किसी और एंगल पे हो 60 डिग्री के अलावा, ये तो 120 डिग्री है, सेम से केस है, पर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं पे है, ये किसी और एंगल, मान लो 30 डिग्री पर है, ऐसे किसी एंगल पे है, तो फिर फॉर्मूला लगेगा सिंपल 360 अपॉन थीटा से एन का मान आएगा, मतलब 3, ऐसे 3 ऐसे 2। तो इसमें क्या डिफरेंस आता है? इसमें एक इमेज कैंसिल हो जाती है, मतलब एक इमेज डबल बार आ जाती है, रिपीट हो जाती है। एक जब आप इसका बनाओगे ना एग्जाम्पल, तो एक इमेज रिपीट हो जाएगी। करके देखना खुद से। तो ये काम खुद से आप ट्राई करके देख सकते। दैट्स इट। समझ में आ गया सबको? तो अब मिरर में आपने शीट में देखे होंगे इस तरीके के सवाल, जहाँ पे दो मिरर एक दूसरे से किसी एंगल पे रखे होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस पूछ रहा होगा। आपसे नहीं बन रहे होंगे, बट अब आपसे बन जाएंगे। क्या आप आपकी एप्लीकेशन में अपलोड होने वाली शीट्स को, अपनी एप्लीकेशन में अपलोड होने वाली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सीरियसली देख रहे हो? क्योंकि हम अपनी तरफ से बहुत सीरियसली आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं विद सॉल्यूशंस। आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करके देखना, वहाँ पे डीपीपीज और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, डीपीपी के नाम से भी फोल्डर है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम के नाम से भी फोल्डर है। कुछ बच्चों का ये आ रहा था कि हम ड्रॉपर हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, हम कैप्सूल बुक को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम बचता है तो हम क्या करें? आप अगर अपने आप को और लेवल अप करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के नाम से भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। कम से कम 50 to 60% सिलेबस एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के साथ करके जाओगे तो एडवांस के सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। क्या कल आपने राउल्ट के नियम के सवाल, हेनरी के नियम के सवाल किए? एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के बने आपसे सवाल, आपने ऑब्जर्व किया उसमें कि जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने क्लास में अप्लाई किए थे, जितने भी कंसेप्ट ने क्लास में किए थे, मैंने बहुत सिस्टमेटिकली चुन चुन करके उसमें सवाल डाले हैं ताकि आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आप एग्जैक्ट जो आपने सीखा है उसका एक अच्छा एप्लीकेशन उन सवालों के अंदर है। तो करो मेहनत, राइट? मेहनत करो। आपको जो सवाल दिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे सवाल हैं, और आपको जो पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया जा रहा है। आप उसको अगर नहीं करोगे, प्रैक्टिस सवालों की नहीं करोगे, तो फिर कोई मेहनत करने का इस तरह से मतलब नहीं है कि क्लास अटेंड कर ली, देख लिया, सीख लिया, आगे बढ़ गए। कुछ नहीं होगा उससे, कोई सिलेक्शन नहीं होगा उससे। और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डबल ड्रॉपर हैं, और वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। तो आपको बस लास्ट में एक ही अफसोस होगा कि काश हम सर की बात फॉलो कर लेते, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई अफसोस नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। ना आपको सिलेबस का अफसोस होगा, ना आपको ये अफसोस होगा कि क्लासेस क्या कहते हैं हमारी कम थी, ज़्यादा थी, इस तरह का कोई अफसोस नहीं होगा आपको। एक ही अफसोस होगा कि हमने सिलेबस को टाइम पे फिनिश किया, बट हम लोग साथ साथ नहीं चल पाए। अभी आपको अंदाजा है रे ऑप्टिक्स चल रहा है, अभी आपके साथ में सॉल्यूशन चल रहा है। जो क्लास पढ़ाई जा रही है उसके ऊपर जो सवाल दिए जा रहे हैं, अगर आप ढंग से उनको प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपके पास टाइम की कमी हो जाएगी। इतने अच्छे से सवाल बनते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। अभी कुछ बच्चे पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं काइनेमेटिक्स, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, 1-2 वीक के बाद में वो सब साथ में आ जाएंगे, और फिर हम इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को साथ में चलाएंगे। केमिस्ट्री का सिलेबस साथ में चलेगा पैरेलल। फिजिक्स में भी हो सकता है 2 चैप्टर साथ में चलें। आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे होगे, साथ में 12th का एक चैप्टर पढ़ रहे होगे। मैथमेटिक्स में शायद चीज़ स्टार्ट भी कर दी है सर ने। तो वो हमारी प्लानिंग है, हम बहुत वेल प्लान्ड हैं, हमारे हमारे एंड पे हम लोग बहुत वेल प्लान्ड हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है। हम आपको ऐसे नहीं पढ़ाना चाहते, ये नहीं पढ़ाना चाहते, हम आपको ये पढ़ाना चाहते हैं।
हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि इमेजेस कैसे बन रही है, हम आपको ये सिखाना चाहते हैं। हम आपके लिए ये प्लान करके बैठे हैं, आप खुद के लिए ये प्लान मत बनाओ। और अगर ऐसे प्लान बनाना है तो फिर बहुत जल्दी सिलेबस हो सकता है, बट हम वो प्लान बना के नहीं बैठे। हम आपको एडवांस तक, आईआईटी तक पहुंचाना चाहते हैं। हम आपको नीट में 700 प्लस लेके जाना चाहते हैं। हम उसके लिए पढ़ा रहे हैं। क्या आप उसके लिए पढ़ रहे हो? एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लास्ट ईयर नहीं दी गई थी, इस साल हमने ऐड किए। हर टीचर का 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करवाने में जा रहा है, सेलेक्ट करने में जा रहा है। प्रॉब्लम्स ऐसे ही नहीं निकल जाती हैं, कंटेंट नहीं है आप लोगों के लिए। हमें इस बुक्स को ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। जो अच्छी-अच्छी किताबें हैं उनको ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। यहाँ पे 7 लोगों की टीम केवल यही काम कर रही है। साथ में मेरे भी 2-3 घंटे जा रहे हैं केवल इस काम में कि अच्छे क्वेश्चन ट्रांसलेट होकर के आपको मिल जाएँ, ताकि आप बेहतर किताबों के क्वेश्चन भी कर सको। हेरिडे, रेसनिक वॉकर, जेडी ली, आपने सोलोमन, इनके नाम भी नहीं सुने होंगे। ये सारी किताबें यहाँ पे ट्रांसलेट हो रही हैं सो दैट इनके अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल सकें। और आप बस अगर नहीं कर रहे हो तो आप सोचो आप क्या मिस कर रहे हो। हेडिंग लगाओ गोलीय दर्पण। चैप्टर आपका अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हम चैप्टर शुरू नहीं किए थे। अभी तक बस बेसिक चल रहा था। गोलीय दर्पण, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। अगर मैं कभी फास्ट पढ़ाऊंगा, फास्ट लेन लेक्चर लूंगा या फिर रफ्तार जैसा कुछ आएगा ना जेई का, तो उसमें स्पेरिकल मिरर से ही स्टार्ट होगा टॉपिक। उन बच्चों को प्लेन मिरर नहीं पढ़ाया जाता है। ये सब बातें आपको नहीं पता ना, क्योंकि आप बैठे बैठे गैस नहीं कर सकते कि एक टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे पास ये टैलेंट होता है कि हम आपको फील भी नहीं होने देंगे और आपका जेई में काम हो भी जाएगा। 3 महीने के अंदर मैं आपको जेई क्लियर करवा सकता हूँ, केवल जेई स्पेसिफिक पढ़ा करके। क्योंकि जेई स्पेसिफिक में पिछले 45 मिनट में मुझे कुछ नहीं पढ़ाना था, 5 मिनट बस आपको ये बताना था। इससे जेई मेन का कोई भी सवाल हो जाएगा। इसके पहले का जो हमने काम किया वो रैंक इंप्रूव करने के लिए किया है। तो आप देख लो आपको क्या करना है अपने लाइफ में, क्या आपका उद्देश्य है। स्पेरिकल मिरर कैसे बनता है चेक करते हैं। बड़ा सिंपल होता है इसको बनाना। हम एक ग्लास लेते हैं, एक ग्लास का खोखला गोला लेते हैं। खोखला गोला है ये, अंदर खाली है। तो ये ग्लास का खोखला गोला है। इस खोखले गोले के अंदर बेटा अपन क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, एक स्पेसिफिक मैनर में इसको कट करेंगे। इसको ऐसे कट करेंगे। तो मान लो मैंने क्या किया, इतना पोर्शन छोड़ा, बाकी सब कट कर दिया। ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद अगर मैंने उसको बाहर से पॉलिश कर दिया, अभी तो ये रिफ्लेक्शन करेगा नहीं, पॉलिश करना पड़ेगा। बाहर से मैंने उसको पॉलिश कर दिया, उसके सेंटर से बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया। तो इससे बनकर के तैयार हुआ अवतल दर्पण, जिसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है। और अगर हमने ये सेंटर है अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया ऐसे, तो इससे तैयार हुआ उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो ऐसे तैयार हुआ अवतल दर्पण, ऐसे तैयार हुआ आपका उत्तल दर्पण। डन है। ये आपके दर्पण होते हैं। अब दर्पण के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, वो अपन समझते हैं। परावर्तक पृष्ठ कौन सा है और पॉलिश सतह कौन सी है। तो यहां पर ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। और ये आपका यहां पर ये वाला आपका परावर्तक पृष्ठ है। अच्छा बेटा, ये किसी न किसी गोले का भाग है, ये भी किसी न किसी गोले का भाग है। ये जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहां पर सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
वक्रता केंद्र। ओके, अच्छा ऐसे देखिए, ये जिस गोले का भाग है उसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी आर, किसी न किसी गोले का भाग तो है ये, और जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या होगी, तो उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बेटा एक बात बताओ छोटी सी, सब लोग मुझे, कि अगर अपन इस सी से दर्पण के किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करें तो कितने डिग्री पे कनेक्ट होगा, कितने कितने एंगल पे कनेक्ट होगा? इस सी को अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूं तो कितना एंगल बनाएगा? इस सी को मैं ऐसे कनेक्ट करूं तो दर्पण के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, सही है। क्योंकि गोले का कंसेप्ट है ना, ये गोले के केंद्र से आप गोले के बिंदु को कभी भी जोड़ोगे तो 90 डिग्री बनाएगा। तो इसका मतलब ये हर पॉइंट पर अगर मुझे अभिलंब चाहिए होगा, कभी भी किसी भी पॉइंट पर मुझे अभिलंब चाहिए होगा, गोलीय दर्पण के किसी भी पॉइंट पर मुझे अभिलंब चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर से जोड़ दूंगा उस पॉइंट को। तो उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ने पर जो लाइन बनेगी वो अभिलंब का काम करेगी। क्या हम कंफर्टेबल हैं इसमें एवरीवन? अच्छा, ये जो परावर्तक सतह दिख रही है ना, ये m हो गया, ये n हो गया, ये जो परावर्तक सतह दिख रही है mn, इसको द्वारक कहते हैं, अपर्चर कहते हैं इसको। ये जो परावर्तक पृष्ठ का वो हिस्सा जहां पे प्रकाश आके पड़ के वापस चला जाए, तो उसको अपन द्वारक के नाम से जानते हैं, राइट? ठीक है, तो mn क्या है आपका, द्वारक है, अपर्चर इसको हम बोल सकते हैं। और बातें करें, इसमें mn ये हो गया, इसमें mn ये हो गया ना। एक पॉइंट हम और डिफाइन करते हैं बेटा इसमें, ये जो आपका द्वारक है इसका केंद्र, मतलब इस दर्पण का केंद्र मान लो आप, इसको ध्रुव कहते हैं P। जनरली P हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करता है ना। P एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे हम सेंटर मान के चल सकते हैं, तो हमारे लिए रेफरेंस का काम करता है। वो एक ऐसा पॉइंट होता है जो रेफरेंस के लिए तरह एक्ट करता है। आज मेरे से छोटी सी एरर हो गई, आपकी ये क्लास तो सही स्टार्ट हो गई, जो एप्लीकेशन वाली क्लास स्टार्ट करते हैं ना उसमें मैंने इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर दी गलती से, कोर्स बैच वाले बच्चों के। कोई बात नहीं, आप सब क्वांटा से पढ़ो, बाद में कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये ध्रुव है आपका, ध्रुव को हम जनरली ना सेंटर पॉइंट की तरह लेके चलते हैं। जैसे मान लो कभी मैं कोई सवाल कर रहा हूँ, अभी आप आगे जाके बहुत सारे सवाल करोगे, उसमें हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अबाउट हम ऑब्जेक्ट और इमेज, बिंब और प्रतिबिंब के चिन्ह लेते हैं, हम पी को ये बोलते हैं। तो पी जनरली जो होता है वो आप कह सकते हो कि मिरर का सेंटर होता है, पोल कहते हैं इसको, जनरली मिरर का सेंटर होता है। तो पोल के बारे में लिख लेते हैं थोड़ी सी बात। सामान्यतः दर्पण का केंद्र बोल सकते हो इसको, है ना। और इसके सापेक्ष ओ व आई की स्थिति ली जाती है। तो इसके सापेक्ष ओ व आई की स्थिति ली जाती है, ऐसा होता है। डन है, पक्का। एक चीज और है, पी और सी के बीच का डिस्टेंस, पी और सी का सेंटर पॉइंट, दोनों का सेंटर पॉइंट, इन दोनों के सेंटर पॉइंट को हम लोग कैपिटल एफ बोलते हैं, फोकस।
इन दोनों के सेंटर पॉइंट को, मतलब ये सेंटर पॉइंट हुआ तो ये भी r/2 हुआ, ये भी r/2 हुआ, ये भी r/2 हुआ, ये भी r/2 हुआ, सेंटर पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो F को हम फोकस बिंदु के नाम से जानते हैं। फोकस पॉइंट कहते हैं। फोकस पॉइंट कहते हैं। एक चीज और होती है इसमें, जैसे इसको यहां से कनेक्ट करें ऐसे, इसको यहां से कनेक्ट करें ऐसे, तो इसको अपर्चर डायमीटर कहते हैं। अपर्चर डायमीटर का मतलब द्वारक व्यास कहते हैं। ये भी अपर्चर डायमीटर होता है। द्वारक व्यास कहते हैं इसको, अपर्चर डायमीटर। और पी से लेके एफ तक की जो दूरी है, तो स्मॉल एफ या फोकस दूरी भी कहते हैं। पी से एफ तक की दूरी को स्मॉल एफ या फोकस दूरी भी कहते हैं। ये सारी बातें हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। एक जनरल दर्पण के बारे में ये सारे पॉइंट्स थे। अब हम कुछ सवाल लगाते हैं। लिख लो इसको।
आपतन कोण आई का ऐसा मान ज्ञात करें जिसके लिए परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण P से टकराए। एक पॉइंट और, ये जो लाइन जा रही है C और P को कनेक्ट करती हुई, इस लाइन को अपन मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये भी एक पॉइंट है, पता होना चाहिए कि इस लाइन को अपन मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोल। चलिए दोस्तों, करें, स्टार्ट करें। सबका ध्यान बोर्ड पे ना। देखो, इस बात को समझो कि इस सवाल में कुछ नहीं है। इस सवाल में केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, I इज इक्वल टू R होता है। दैट्स इट, इतना पता है, काम बन जाएगा। सवाल में एक चीज और दे रखी है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है, मतलब ये जो CP है ना, इस CP के समांतर है, ये दे रखा है। ये CP के समांतर है। शुरू करें। इफ दिस एंगल इज I, जितने कोण पे आपतित हुई है उतने कोण पे वापस जाएगी। दिस एंगल इज ऑल्सो I। अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी I होगा। अगर ये एंगल I है तो एकांतर कोण का नाम सुना है? सबका ध्यान बोर्ड पे। एकांतर कोण का नाम सुना है? Z बन रहा है। तो इफ दिस एंगल इज I, देन दिस एंगल इज ऑल्सो I। बताइए क्या एवरीवन कंफर्टेबल? पक्का? ये यहां से इसको जोड़ रहे हो, ये R है, तो यहां से इसको जोड़ोगे, ये भी तो R होगा। अगर R के सामने वाला एंगल I है तो R के सामने वाला एंगल ये भी I होगा। दिस एंगल इज ऑल्सो I। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अलावा कुछ नहीं है, केवल ज्योमेट्री है। सर वो 10th क्लास की एक चीज हिट कर रही है दिमाग में कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती है वो फोकस से गुजरती हैं। कुछ हिट कर रहा है वैसा पुराना? वो यादें आ रही हैं? भूल जाओ, भूल जाओ। एक्चुअली क्या है, तुम पुराना मकान हो, तो पुराने मकान के साथ क्या होता है कि तुम खाली जमीन नहीं हो, तुम पुराना मकान हो जिसकी नींव कमजोर है। तो होता ये है कि पुराने मकान को तोड़ना पड़ता है, उसकी नींव उखाड़नी पड़ती है, फिर खड्डा करके फिर से वापस मकान बनाना पड़ता है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ। तो पहले जो पुराना सीखा हुआ है सब भूल जाओ, अभी जो कर रहे हैं बस वो देखो, वो समझ में आना चाहिए। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई है, ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करते हैं R, तो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करते हैं R, ठीक है। R के सामने वाला एंगल आई है तो इस R के सामने वाला एंगल भी आई होगा। ज्योमेट्री भाई, बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है। तीनों मिलकर के 360 होंगे, तो 3 इंटू आई इज इक्वल टू, तीनों मिलकर के 180 होंगे, सॉरी। आई इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। मतलब प्रकाश किरण अगर 60 डिग्री पर आपतित होगी तो P पे जाके I पे जाके टकराएगी, ऐसे। दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री, ऐसा हमें बोल रहा है। अच्छा, आगे और भी बात कर सकते हैं चाहें तो, कि जैसे और इसके साथ क्या होगा, ये ऐसे गई, टकराएगी, टकरा के इसका भी क्या होगा? अपवर्तन। इसके लिए नॉर्मल क्या होगा? इस पॉइंट पे अभिलंब क्या होगा? इस पॉइंट को C से जोड़ दो, ये अभिलंब होगा, जितने एंगल पे आई उतने पे वापस जाएगी। ये देखो, ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होगा? आई होगा। जिस पॉइंट पे टकराई है उस पॉइंट पे फिर से अभिलंब बनाओ, तो इस पॉइंट पे अभिलंब ये बनेगा। ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R है, ठीक है। R के सामने वाला एंगल आई है तो R के सामने वाला एंगल आई होगा, ये फिर से आई होगा, ये एंगल भी आई होगा, मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। अच्छा, 60 डिग्री पे आई है, 60 डिग्री पे वापस जाएगी, ऐसे। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अच्छा, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? बोल सकता हूँ, देखो चेक करते हैं। अपन विचलन निकालते हैं। ये किरण ऐसे आई, ऐसे जाती सीधी, आपने इसको विचलित किया, कितने से विचलित किया? निकालो, कितना होता है? पाई माइनस 2i, 180 माइनस 2 इंटू 60, तो कितने डिग्री से विचलित हुई? 180 माइनस 120, 60 डिग्री से विचलित हुई। इस प्रकाश किरण को डिस्टर्ब नहीं करते, ये भी सीधी जाती ऐसे। ये कितने से विचलित हुई? चेक करो,
180 माइनस 2 इंटू आई कितने एंगल पे आई थी? 60 डिग्री पे आई थी। ये भी कितने से विचलित हुई? 60 डिग्री से। इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ये भी सीधी जाती ऐसे। ये कितने से विचलित हुई पता लगाओ। डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 इंटू 60, ये भी कितने से विचलित हुई? 60 डिग्री से। टोटल डेल्टा कितना हुआ? ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, ये डेल्टा 3 है। टोटल डेल्टा कितना हुआ? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, 60 प्लस 60 प्लस 60, 180 डिग्री। मतलब जो प्रकाश किरण ऐसे आई थी प्रारंभ में, फाइनली वो 180 घूम करके ऐसे जा रही है। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। कल को सवाल में ये पूछ ले कि इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, तो वो भी मैं बता सकता हूं। कैसे? मैं इस ट्रायंगल का यूज कर लूंगा, यहां से बता देंगे। दूरी बताना कौन सी बड़ी बात है, बड़े आराम से बता सकते हैं। ट्राई करना चाहोगे क्या? ट्राई करना चाहोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे सोचो, कैसे कैलकुलेट करोगे? कोई तरीका है तुम्हारे पास? कोई तरीका है कोई तरीका? ये 90 डिग्री है, ये आर कॉस 60 डिग्री, ये होगा आर साइन 60 डिग्री, ये भी आर। अब देखो सीधी सी बात है कि जितने पॉइंट ये दोनों एंगल भी तो सेम ही है। दिस एंगल इज ऑल्सो आई, ऐसे कर लो, ये आर है तो इस आर का ये जो एंगल ये 60 डिग्री ये रहा, तो इस आर का इस तरफ आएगा आर कॉस 60 डिग्री, इधर आएगा आर साइन 60 डिग्री। ये लो, तो टोटल कितना आ गया? 2r साइन 60 डिग्री। दैट्स इट, दैट्स इट। कर सकते हैं का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, साइन 60 की वैल्यू तो √3/2, तो कितना आ जाएगा? ये √3r आ जाएगा। ये सब आप कर सकते। तो एक छोटा सा सवाल पूछ कुछ भी सकता है, ज्योमेट्री का खेल है सारा का सारा। अपना पुराना ज्ञान साइड में रख दो कि पैरेलल प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है, गलत है वो, ठीक है? वो गलत है, देख लो इसको आज शांति से। फिर एक और सवाल दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना। क्वेश्चंस आर नॉट वेलकम नाउ, अभी हम सवाल नहीं ले रहे। अभी आप लोग सवाल पूछने की स्थिति में नहीं हो, है ना? जिससे हो जाता है उसको मैं सवाल दे दूं साइड में ना। तो कर ही लो, जगह नहीं बचेगी, कर लो। चलो अब हम अगला सवाल देखते हैं ना। ये पॉइंट सी है, ठीक है, और हमने पॉलिश कर रखा है, ये कॉनकेव है, इस तरफ पॉलिश कर रखा है। अच्छा, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ऐसे, और टकरा के ऐसे कहीं जा रही है।
ये पॉइंट क्यू है, आपको सी क्यू ज्ञात करना है कितना होगा। यू आर सपोज टू फाइंड आउट कि सी क्यू कितना होगा, एंड यस दिस इज आई। सोचिए कैसा करेंगे, दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। बेटा बोलो फटाफट, कुछ रेलेवेंट है तो। सब बेकार था, वो झूठ था, धोखा दिया गया था तुम्हें, पागल बनाया था तुम्हें 10th क्लास में। अभी समझ में आ जाएगा, रुको थोड़ी देर, 12:30 तक पढ़ाऊंगा मैं, अभी तो बचे हैं 40 मिनट बचे हैं, अभी बहुत कुछ सीख जाएंगे हम। देखो आधा सच था वो, झूठ नहीं था, आधा सच था। चलिए लिख लिया आपने सवाल, होगा तो वैसे भी नहीं, आपसे क्यों दिमाग लगा रहा हो। इधर देखो, ये एंगल आई है, हमें तो इतना सा पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, मतलब मैं ऐसा नहीं बोला हूँ कि नहीं होगा, बट टाइम लग जाएगा, सुन लो। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो इफ दिस इज एंगल आई देन दिस इज ऑल्सो आई। अच्छा ये आई है तो फिर ये भी आई होगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस एक्स है जो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा आर कौन सा हुआ, आर कौन सा हुआ, यहाँ से यहाँ तक आर होगा, दिस इज आर, ये वाली स्थिति है। चलिए शुरू कर सकते हैं। साइन लॉ लगाएं क्या अपन, साइन लॉ, साइन लॉ याद है थोड़ा बहुत कि भूल गए, साइन लॉ याद है, बताता हूँ। अगर ये आई है तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 180 में से माइनस कर दो, पाई में से 2i, पाई माइनस 2i है। साइन लॉ थोड़ा बहुत याद है आपको, आर के सामने क्या है, पाई माइनस 2i, तो आर अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस 2i, बेसिक मैथमेटिक्स याद करो बच्चों। अच्छा एक्स के सामने कौन सा एंगल है, सर एक्स के सामने तो साइन आई है, आई है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन साइन आई। अच्छा क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा इसके बराबर होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2i बराबर एक्स अपॉन साइन आई। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन आई से साइन आई कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया r बाय 2 कॉस आई, ये सही है। ये वाली कहानी, ये डिस्टेंस है C से लेके Q तक का, ये वाला डिस्टेंस है। इतना डिस्टेंस डन है, बना लो। तो जो आप सोचते थे आर बाय, दिमाग में आ तो रहा था कि पहले लाइए फोकस से गुजरेगी, r/2 कर दो, r/2 नहीं आ रहा, r/2 अपॉन कॉस आई आ रहा है। आपतित किरण अभिलंब से जितने एंगल पे आती है, परावर्तित किरण अभिलंब से उतने एंगल पे जाती है, परावर्तन का नियम पढ़ा है। तो आपतित किरण अभिलंब से जितने एंगल पे आ रही है, परावर्तित किरण अभिलंब से उतने ही एंगल पे जाएगी। अभिलंब इसमें ये है ना, ये इसमें अभिलंब, ठीक है दोस्त। चलो अगली हेडिंग पढ़े। अब हेडिंग लगाओ स्पेरिकल, का बहुत गंदा सा नाम है, हिंदी बड़ी अजीब सी है, लिखो स्पेरिकल एब्रीवेशन। सबसे शानदार तो इसकी हिंदी है, गोल की है
संक्षेपाक्षर, स्पेरिकल एब्रीवेशन, स्पेरिकल एब्रीवेशन। चलो देखें, अब आपको आपके सवाल का जवाब मिलने जा रहा है कि सर ये आखिर हो क्या रहा है। जैसे मान लो ये एक स्पेरिकल मिरर है आपके पास, थोड़ी देर के लिए सबका ध्यान बोर्ड पे ना। मान लो कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर ही है ना, इस C से अगर अपन को अभिलंब चाहिए तो अभिलंब कैसे बनेगा? क्या अभिलंब बनेगा? जितने एंगल पे आई है, आपको नहीं लगता उतने ही एंगल पे जाएगी, है ना? जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे जाएगी। ठीक है, मान लो एक प्रकाश किरण ऐसे आती है, यहां अभिलंब कैसे बनेगा? ऐसे, जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे जाएगी। क्या ये इस एंगल से ये एंगल कम है? फील कर रहे हो कि इस एंगल से ये एंगल कम है? सही है। कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, मान लो समांतर आ रही है, ये भी अभिलंब बनाएंगे, जितने एंगल पे आई है उतने पे जाएगी। क्या फील कर रहे हो इसका एंगल कम बना है? इसका एंगल कम बना है। अच्छा, समांतर आने वाली किरण C से कितनी दूरी पर होती है? उसका फॉर्मूला है हमारे पास, R/2 cos I। क्या आप इस बात को समझते हो कि I का मान जितना ज्यादा होगा, cos I का मान उतना ही कम होगा, तो x का मान उतना ही ज्यादा होगा। cos थीटा का आप जानते हो ना, ऐसे चलता है, तो हम एंगल स्टार्टिंग के एंगल वेरिएशन की बात कर रहे हैं। तो थीटा cos 0 से 90 की तरफ घटता है, समझते? तो I बढ़ेगा तो cos I घटेगा, cos I यहां आ रहा है नीचे, cos I घटेगा तो x बढ़ेगा। मतलब जो ज्यादा एंगल से इंसिडेंट होगी समांतर, वो C से उतनी दूर होगी, जो कम एंगल पे आएगी वो C के उतना ही पास होगी। टकरा के कहां जा रही है? C से कितनी दूरी पर है वो हम निकाल चुके हैं। अब I जितना ज्यादा है मतलब cos I उतना ही कम है, x उतना ही ज्यादा है, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा वो C से उतना ही दूर होगी। अब देखो, इसका एंगल कम है, तो ये एंगल I इज इक्वल टू एंगल R के हिसाब से जब इसका परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद ये उतना ही पास होगी C के। एंगल I छोटा है ना, तो उतना ही एंगल से पास, ये C के पास होगी। I छोटा होगा तो x भी छोटा होगा, ये पास होगी, यहां टकराएगी। इसका I थोड़ा सा ज्यादा है तो ये C से थोड़ा ज्यादा दूर होगी, यहां टकराएगी। इसका और ज्यादा है तो ये C से और ज्यादा दूर होगी। यहां कहीं टकराएगी। जहां परावर्तित किरणें मिलती हैं वहां पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। जहां परावर्तित किरणें मिलती है वहां प्रतिबिंब बनता है। चेक करो परावर्तित किरणें कहां कहां मिल रही हैं। ये वाली और ये वाली यहां मिल रही है, ये वाली और ये वाली यहां मिल रही है, ये वाली यहां मिल रही है, ये वाली यहां मिल रही है, ये ऐसे आई,
यहाँ मिल गई, ठीक है, एक यहाँ मिल रही है, ये रही, ये तीनों ऐसे मिल रही हैं। आपने ऑब्जर्व किया ये तीनों एक पॉइंट पे नहीं मिल रही, थोड़ी दूर 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 मिल रही हैं। मतलब जो इमेज बनेगी वो धुंधली बनेगी। सारी समांतर आपतित किरणें एक बिंदु पे नहीं मिल रही हैं, तो इमेज कैसी हो जाएगी? धुंधली हो जाएगी, डिफेक्ट आ जाएगा। और इसी को कहते हैं स्पेरिकल एब्रीवेशन। ये एक डिफेक्ट है, इसी को स्पेरिकल एब्रीवेशन कहा जाता है। इसी को गोलकीय संक्षेपाक्षर कहा जाता है। तो मतलब ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके कारण सारी प्रकाश किरणें जो समांतर आ रही हैं वो एक बिंदु पे नहीं मिल पा रही। तो ऐसा डिफेक्ट जिसके कारण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें एक बिंदु पे नहीं मिल पा रही, वो सब सारी किरणों को एक बिंदु पे नहीं मिला पा रहा। इस डिफेक्ट का नाम है स्पेरिकल एब्रीवेशन। समझ में आ गया डिफेक्ट सबको? फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको कम करने की कोशिश करेंगे, इसको कम करने की कोशिश करेंगे। इसको कम कैसे कर सकते हैं? कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं पर्सनल चैट में, सर आपने 12th में फोर्स बैच में पढ़ाया था कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें फोकस से गुजरती, अब आप मना कर रहे हो। वेट करो वेट करो, आगे तुम बहुत करीब आ गए हो इस चीज के, क्या मत करो। 5-10 मिनट और पढ़ लो बस। अब स्पेरिकल एब्रीवेशन गोलकीय संक्षेपाक्षर को ठीक कैसे करते हैं वो चीज सीखेंगे अपन। अब इसका संशोधन कैसे किया जाता है, वी विल सी दैट।
वॉइस नहीं आ रही थी, मैंने पढ़ा दिया पूरा। चलो सुनो, एक तरीका है परवलयाकार मिरर को यूज करना। परवलयाकार दर्पण क्या होता है? मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है परवलय। परवलय का मतलब होता है पैराबोला। तो आप जब मैथमेटिक्स में पैराबोला पढ़ोगे तो पैराबोला की एक खासियत होती है कि उसका एक फोकस पॉइंट होता है। तो जो भी समांतर किरणें आएंगी उसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि वो फोकस पे मिलाएगा हमेशा। तो एक तरीका तो यह है कि आप परवलयाकार मिरर यूज कर लो, तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और आपको हमेशा फोकस के ऊपर सारी किरणें मिल जाएंगी। एक तरीका तो ये। दूसरा, अगर आपको अपना ही दर्पण यूज करना है, स्पेरिकल मिरर ही यूज करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका द्वारक छोटा होना चाहिए। द्वारक छोटा होना चाहिए मतलब स्मॉल अपर्चर, द्वारक बहुत छोटा होना चाहिए। अपर्चर शुड बी स्मॉल। उससे क्या उखड़ जाएगा? देखो, अगर एंगल 5 डिग्री से कम हुआ तो आप बताओ मुझे सी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही थी? r/2 cos i, यही वैल्यू थी। अगर i का मान बहुत छोटा होगा, मतलब i बहुत छोटा हुआ, वेरी स्मॉल, तो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो i लगभग 0 के बराबर है। i लगभग 0 के बराबर है तो cos i लगभग 1 के बराबर है। और cos i अगर 1 के बराबर है तो सी क्यू कितना हो गया? r/2। मतलब वो सारे एंगल जो 5 डिग्री से छोटे होंगे उनके लिए प्रकाश किरण लगभग लगभग किस पॉइंट पे आके मिलेगी? r/2 पे। एंगल 5 से छोटा है, अगर ये 5 से छोटा है तो बाकी सब तो 5 छोटे होंगे ही। ये सब कहाँ के मिलेंगे? यहाँ के मिलेंगे। अगर एक ये वाला सबसे बड़ा वाला एंगल 5 छोटा है तो बाकी सब तो होंगे ही होंगे। फिर ये एक ही पॉइंट पे मिलेंगे और इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, जो r/2 दूरी पर होता है। तो वास्तव में कक्षा 10 में, कक्षा 9 में या 12th कक्षा में बोर्ड लेवल पे जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें हमेशा हम स्मॉल अपर्चर वाला दर्पण काम में लेते हैं। तो हमारे केस में, हमारे कोर्स में, चाहे वो जेई का सिलेबस हो चाहे कोई भी सिलेबस हो, यही हमारे कोर्स में है। स्पेरिकल एब्रीविएशन हमारे कोर्स में है ही नहीं। और इसको पैरेलेक्सियल रेस कहते हैं, जो ऐसे कम एंगल पे आती है। तो हमारे कोर्स में यही है। फिर पढ़ाया क्यों? आपको ये बताने के लिए कि स्पेरिकल एब्रीविएशन क्या चीज़ है, मेन फील्ड क्या है। कल को एडवांस कोई सवाल बना दे तो आपको पता होना चाहिए। बाकी आपके कोर्स में केवल यही है कि एंगल छोटा होना चाहिए। अगर एंगल छोटा है तो फिर वो कोई प्रॉब्लम की बात वहाँ पे होगी नहीं। तो आप ये चिंता बिल्कुल छोड़ दो कि यहाँ से हमारा सिलेबस, हमारी पढ़ाई कैसे खत्म होगी। आप बस इस बात पे ध्यान दो कि आप अपने एंड पे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉब्लम्स करो। क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर बोल रहा हूँ ये 10% है। 90% काम तब होगा जब आप प्रॉब्लम्स करोगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तब ये चीज़ कवर होगी। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप सवाल लगाओ, रिलैक्स होकर सवाल लगाओ। बनेंगे नहीं बनेंगे, पहले कैप्सूल बुक कर लो, फिर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कर लो। टेस्ट आपने ऑब्जर्व किया, इस साल मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट हम आपके कंडक्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट आपके कंडक्ट कर रहे हैं। अभी ये संडे वापस से टेस्ट है, मोमेंटम एडवांस का टेस्ट है। चाहे तो अटल वाले बच्चे भी साथ में दे सकते हैं, जिन्होंने नहीं दिया है वो देंगे। जबरदस्ती एक ही टेस्ट को बार बार नहीं देना है। अगर आप रीस्टार्ट बैच के पार्ट हो तो आपको देना है उस टेस्ट को, अदरवाइज नीड नहीं है, कंपलसरी नहीं है वो। जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करना वहाँ पे। सवाल भी आपको रिपीटेटिव मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा नए सवाल मिल जाएंगे। अगर जैसे कोई टेस्ट पुराना हुआ है तो सवाल रिपीटेटिव मिल सकते हैं आपको। बट अगर आप रीस्टार्ट बैच का पार्ट हो तो वो टेस्ट दो। अगर आप अटल 2.0 का पार्ट हो, आपके टेस्ट अलग से चल रहे हैं, सेपरेट टेस्ट चल रहे हैं आपके। हम आपका एडवांस लेवल का टेस्ट ले रहे हैं, हम आपका मेंस लेवल का टेस्ट ले रहे हैं, आपको डीपीपीज दे रहे हैं, आपको कैप्सूल बुक दे रहे हैं, आपको कंटेंट पूरा टाइम पे दे रहे हैं। आप अपने एंड पे प्रॉब्लम्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपको सोचना है। आज डेट कितना है? आज आपकी डेट है 27 जून, और 27 जून तक हमने आपके लिए सब कुछ वेल प्लान्ड कर दिया है। काफ़ी सारे चैप्टर्स आपको करा दिए हैं, आपको काफ़ी सारे टेस्ट आपके ले लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को अरेंज कर दिया है, सब कुछ सॉर्ट कर दिया है, ताकि आप अगले 6 महीने बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई कर सको। मैंने आज तक किसी बैच में प्लानर नहीं दिया, इस बैच को प्लानर भी दिया है 49 लेक्चर्स के बफर के साथ, ताकि दिमाग फ्री रहे। आपको पता हो कि हाँ सर करा रहे हैं, अपने तरीके से करा रहे हैं। बट अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, तुम सवाल नहीं करोगे, तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। लास्ट में
फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अफसोस होगा। मैं चाहता हूँ तुम सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्री हो जाओ जेईई मेन से, ताकि फिर एडवांस के टेस्ट रख सकें हम अच्छे से। और एडवांस के लिए अलग से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, पढ़ा मैं साथ साथ रहा हूँ। एडवांस के लिए प्रॉब्लम्स लगाने का टाइम चाहिए होगा, टेस्ट लेने का टाइम चाहिए होगा। इस संडे आपका टेस्ट नहीं है, अगले संडे आपका फिर से टेस्ट है, ठीक है, जेईई मेंस लेवल का, पीसीएम तीनों का, नीट वाले बच्चों का पीसीबी तीनों का, पूरा सिलेबस आएगा जितना हमने पढ़ा दिया है, सारा सिलेबस आएगा। बी रेडी फॉर दैट, ठीक है, चलो बाय बाय। पढ़ो, बस इतना ही बोलता हूँ, इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं। और एक काम हम और करेंगे कि मैं आपसे डीपीपीस, ये जो सवाल हो रहे हैं ना, हम चैप्टर के एंड में एक छोटा सा सेशन रख लेंगे, आपसे पूछ लूंगा मैं कि जितनी भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स थी उनमें से कौन कौन सी आपको नहीं आई, तो आप मुझे टिक करवा देना, पर ऐसे नहीं फर्जी कि सर 10 प्रॉब्लम थी 10 की 10 ही नहीं आई हमको, तो ऐसा हो नहीं सकता। 10 में से मान लो 1 या 2 नहीं आई तो टिक करवा देना, मैं उसके खुद वीडियो रिकॉर्डिंग सॉल्यूशन करके आपको दे दूंगा। बट आई एम नॉट गारंटिंग फॉर दैट, क्योंकि टाइम की कमी है, टाइम बहुत रेस्ट्रिक्टेड है मेरे पास भी, तो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ। फिर भी अगर आप बहुत सिंसियरिटी के साथ में 10 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन बोलोगे सर ये हमसे नहीं हुआ, बाकी हमने कर लिया मेहनत करके, वो मैं एक करा दूंगा। बट इतनी सिंसियरिटी आप में होनी चाहिए कि आप ढंग से उसका डेटा मेंटेन कर रहे हो। बच्चों के पेन ना ऐसे भर जाते हैं, इतने पेन भर जाते हैं, मैंने 11th-12th में इतने पेन भर दिए थे, ऐसे हाथ में माएंगे नहीं प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के, रजिस्टर कम पड़ जाते हैं, ऐसे भर जाते हैं रजिस्टर पूरे। तो जिस दिन सिलेक्शन होगा ना तुम में से, तुम्हारी कॉपीज चेक करके मैं सबको दिखाऊंगा कि तुम लोगों ने इतनी मेहनत की थी। और सिलेक्शन तभी होगा जब रजिस्टर भरेंगे, नोट से नहीं, सवाल की प्रैक्टिस से। और लास्ट ईयर एक बच्चा था, नाम नहीं बताऊंगा, उसकी एक आदत थी, वो नोट्स नहीं बनाता था, बहुत इंटेलिजेंट था पर नोट्स नहीं बनाता था, 1000 से 2000 रैंक नीचे आई है, नोट्स नहीं बनाने की आदत से, लिख लिख करके करने की आदत नहीं थी उस रीजन से। थोड़ा सा अपनी हैबिट्स को सही करो आप लोग, फोकस्ड रहो, बिल्कुल फोकस्ड रहो, सवाल के साथ जूझो, दिन रात सवाल के बारे में सोचो। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आप आगे के चैप्टर से सवाल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटल फ्री थोड़ी है, पढ़ रखा है उन्होंने, लगाओ आगे के सवाल। और कब, जब पूरी सीबी कर लियो, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कर लियो, टेस्ट में एकदम सही कर पा रहे हैं तब, ठीक है। चलिए, मेहनत करो, मेहनत।